जी जी अस्सलाम भाई वालेकुम। फैजान अख्तर साहब, वालेकुम सलाम। जी मेरा एक सवाल है मुफ्ती साहब जी कि हम लोगों ने निकाह किया है तो वो घर से छिपके किया। जोर से तो बोलें, घर से छुप के निकाह कर लिया? जी तो अच्छा, ये निकाह हुआ कि नहीं हुआ? कितने दिन पहले निकाह किया? तकरीबन हम लोग के 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। अच्छा, कैसे निकाह किया? मेहर दिया? वो मेहर रखा? जी जी जी, जैसे ओके, होती है वैसे ही किया। लड़की से ही निकाह किया ना? जी जी। हाँ तो बस हो गया। अच्छा, लड़की लेकिन बालिगा है कि बात ये माइनर है? नहीं नहीं, बालिक है। तो बस, अब घर से छुप के करें कि बात ये है सोसाइटी से ना छुप कर मुफ्ती करें, साहब की, आपके निकाह की वैलिडिटी का कोई मसला नहीं है, निकाह वैलिड है। बात ये है कि लड़की जैसे कि खान है हम्म। और हम और लड़का शेख है, अच्छा, तो इसमें हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, हो गया है। और धड़ल्ले से आप कहिए कि लड़की खान है और लड़का शेख है और ये निकाह होके रहेगा और जिंदगी भर साथ रहेंगे, ऐसी जो रिवायात हैं उन पर लानत। जी शुक्रिया। आराम से ठीक है रहें। मुफ्ती साहब, ठीक है चले, मुफ्ती साहब। अल्लाह हाफिज। आज उन्हें चैन की नींद आएगी। सही बात है। देखिए ना। जी, सामनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब मेरा फर्स्ट टाइम है आज। मैं बड़ा खुश हूं कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। हजरत, मेरा सवाल रिलेटेड है तबलीगी जमात से। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने तो कभी इसमें वक्त लगाया नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि मैं बस कुछ सोर्सेस से मुझे पता चला है कि इनका जो निसाब है उसमें कुछ अ, शुबे वाली चीजें हैं, और जो बयानात किए जाते हैं उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मन घड़त हैं। तो मुझे इसको अप्रोच करना चाहिए या नहीं? वैसे मैं आमतौर से इस तरह के सवालात को इंटरटेन नहीं करता हूं, लेकिन मैं इस उसूली बात आपको करना चाहूंगा। उसूली बात यह है कि जमात एक जो उसका खास तरीका है, मनहज गुज़िश्ता 100 सालों से वो मेहनत कर रही है। तकरीबन 100 साल तो हो ही गए, और उसका फायदा दुनिया ने देखा है। पूरी दुनिया में उसका फायदा देखा गया है। चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहां आपको ऐसे लोगों की तादाद मिल जाएगी कि जो दीन के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ कर रहे हैं, और उनका मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमान किसी तरीके से नमाजी और रोजा रखने वाले बन जाएं, एक बिल्कुल। दूसरे की फिक्र करने वाले बन जाएं, लोगों की जिंदगियों जी। में दीन आ जाए। हाँ, हर काम में, चूंकि ये इंसान का सोचा हुआ काम है, ये कोई खुदा ने ये तरीका किताब तो नाजिल नहीं की जो वहां पढ़ाई जाती है, बेशक। इंसान का बिल्कुल। सोचा हुआ काम है। उसमें कमी ज्यादती दोनों हो सकती हैं, उसमें कमियां भी हो सकती हैं, उसमें ज्यादती भी हो सकती हैं। और उलमा बेशक। इस ताल्लुक से आवाजें उठाते आए हैं, और गुज़िश्ता चंद सालों से तो ये चीजें बहुत बढ़ गई हैं कि उलमा बड़ी तादाद में लिख कर भी, बोल कर भी, तकरीरों में भी इन चीजों की इस्लाह करते आए हैं। तो बेशक। बिल्कुल। आप काम से काम रखें, यानी काम का मतलब है कि उस काम से काम रखें। बाकी जो बातें आपको लगे कि भाई ये बात जरा मन घड़त है या ये समझ में नहीं आ रही है, वो किसी लोकल आलिम से उसकी तस्दीक कर लें, और बाकी अपना ये काम करते रहें। दैट्स इट। अगर मैं जमात में हूँ और मुझे कोई ऐसी बात पता चलती है कि ये मनगढ़ंत है, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि आप उनको ये बोलें और ऐसे उनको है कहें कि वैसे। भाई ये मैं नहीं मानता, चूंकि मैंने उलमा से इसकी तस्दीक कर ली, ये बात मन घड़त है। शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। चलें। वामुन। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल कॉजेशन पे था। किस पर? जैसे कॉजेशन। एक मिनट रुक जाएं। एक साहब का मैंने कमेंट देखा, ये है वाजदी साहब मज़ाहिरुल में 2001 में मुसलसलात के साथी हैं। जी हाँ, मुझे वो दिन अच्छी तरीके से याद है मौलाना। और जुमा की नमाज हमने मज़ाहिरुल में ही पढ़ी थी। फजर की नमाज पढ़ते ही देवबंद से हम निकले थे, तकरीबन 8-10 साथी थे, और वहां हजरत शेख यूनुस जौनपुरी रहिमहुल्लाह के आने से पहले पहले पहुंच गए थे। और अगर आपको
इतना याद है तो ये भी याद होगा कि जिन लोगों ने इबारत पढ़ी थी उनमें से एक नाचीज भी था। तो मुझे ये सआदत हासिल हुई थी कि मैं हज़रत शेख के सामने कुछ अहादीस की इबारत पढ़ सका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले खैर, आपने एक मेमोरी ताज़ा कर दी, एक अच्छा दिन, बड़ा मुबारक दिन आपने उसकी याद दिलाई। तकरीबन 24 साल पहले का ये वाकया है। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है, इसका अंदाजा आगे जाकर होता है जब इतने साल गुजर जाते हैं। माशा अल्लाह, आपका कमेंट पढ़कर अच्छा लगा। जी भाई कव्वामुन साहब, अब आप बोलें। जी मुफ्ती साहब, जैसे हम कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में ये कहते हैं कि यूनिवर्स का कॉज है, तो अब लॉ ऑफ कॉजेशन जो है वो तो हमें यूनिवर्स की मालूम है ना, नॉलेज है कि यूनिवर्स में ये वर्क करती है। हमें ये कैसे पता कि वो यूनिवर्स के बाहर भी वर्क करती है? यूनिवर्स के बाहर का क्या मतलब है? यूनिवर्स के बाहर तो कुछ भी नहीं है। जैसे हम यूनिवर्स अभी मानते हैं कि स्पेस टाइम कर्वेचर जो है, स्पेस टाइम मैटर जो है, ये यूनिवर्स में मान रहे हैं हम। इसको हम मानते हैं कि कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में कि इसको गॉड ने क्रिएट करा है। तो ये तो कॉजेशन का जो लॉ है, हमने सारी ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स में करी है चीजों से, तो हमें इससे पता है। हमें ये कैसे पता कि ये बाहर भी वैलिड है? नहीं, बाहर तो है ही नहीं ना। बात ये हो रही है कि यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं है। अगर ये होता है भाई, कमरा है, कमरे के अंदर एक कानून है, कमरे के बाहर किचन में दूसरा कानून है, तो आपको पता है भाई कमरे के बाहर जो है वो किचन है, लेकिन यूनिवर्स से बाहर कुछ है ही नहीं। तो आप जब ये कहते हैं ना कि ये कानून यूनिवर्स के बाहर भी एप्लीकेबल है, ये कैसे पता चला? बाहर है ही नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है। अच्छा, गॉड फिर किधर है? यूनिवर्स के बाहर है तो है अल्लाह। जो कुछ अंदर और बाहर है वो सारा यूनिवर्स है। वो तो आप फिलोसफी वाला यूनिवर्स कह रहे हैं ना। तो अब कलाम कॉस्मोलॉजिकल कहां से आया भाई? फिजिक्स में तो आया नहीं, फिलोसफी से तो आया ना। जी जी जी, हम कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट फिर वही मान रहे पूरा। कलाम लेकिन हमें उसकी कॉस्मोलॉजिकल knowledge भी नहीं आर्गुमेंट के मुताबिक अल्लाह के अलावा हर चीज यूनिवर्स का हिस्सा है, हर चीज आलम है। तो अच्छा, आलम का मतलब यूनिवर्स। लेकिन जी जी, हमें नॉलेज नहीं है ना कि ये मतलब लॉ ऑफ अच्छा, कॉजेशन मुझे हर मुझे जगह आप एप्लीकेबल है। जरा कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट पूरा सुनाए। जी, उसका प्रेमिस नंबर 1 है कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। दैट बिगिंस टू सेकंड एग्जिस्ट एज अ प्रेमिस है कॉज, ठीक है। यूनिवर्स हैज अ बिगिनिंग। यूनिवर्स सेकंड बिगेन टू प्रेमिस। एग्जिस्ट, ठीक, देयरफॉर यूनिवर्स जी हैज अ कॉज। अच्छा, जी, एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट, यूनिवर्स में जो, अच्छा यूनिवर्स के बाहर, आप यूनिवर्स किस चीज को समझते हैं? मैं अभी फिजिक्स वाला यूनिवर्स समझ रहा हूँ कि जैसे तो पहला आसमान आपने ये क्या हमारा। किया कि कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट लिया और यूनिवर्स की डेफिनेशन फिलॉसफी के बजाय फिजिक्स से उठा ली। जी फिजिक्स में यूनिवर्स, बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है कि नहीं? जी, अच्छा अभी रुक जाएं, ये तो जबरदस्त हो गया। कल ही रात तो मैं इस ये बारे में बाय द वे मैंने आपका एक हाँ वीडियो में सुना था, मैंने शायद बाय द वे मैंने आपकी एक वीडियो में सुना था ये आर्गुमेंट। हाँ, देखें मैं भी एक मजमून लिख रहा था, मल्टीवर्स थ्योरी साइंस की ब्रांच फिजिकल कॉस्मोलॉजी और थियोरेटिकल फिजिक्स में पढ़ाई जाती है। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही एक लोता यूनिवर्स नहीं है, बल्कि ये बहुत से यूनिवर्सिस के मजमुए का एक फर्द है। फिर साइंसदानों ने इस हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए 4 मॉडल पेश किए हैं। पहला मॉडल है बियॉन्ड द कॉस्मिक होराइजन, दूसरा मॉडल है बबल यूनिवर्सेस, तीसरा मॉडल है MWI यानी जिसको हम उर्दू में ताद्दुद अवालिम कह सकते हैं, चौथा मॉडल है मैथमेटिकल यूनिवर्सेस। ठीक, तो इन चारों मॉडलों में से तीसरा मॉडल फिजिक्स के झेली शोबे क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है। तो इस मॉडल के मुताबिक मल्टीवर्स इनकम्पसिंग ऑल यानी मुहीत कुल्ली भी है और लाजमानी भी है, टाइमलेस भी है। तो अब आप मुझे बताएं, ये अभी मेरा मजमून मुकम्मल नहीं हुआ, मैंने पहले ही सुना दिया। तो अब मुझे आप एक बात बताएं कि फिजिक्स में आपने कहा नहीं ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है बस ये यूनिवर्स है, जबकि फिजिक्स की ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स कह रही है कि नहीं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी यूनिवर्स है। जी
जैसे मैं इसको ऐसे समझ रहा था कि जो इतना फिजिक्स में हमें यूनिवर्स का मालूम है ना, ये पहला आसमान है, जो दूसरा आसमान के लॉस सेम है पहले आसमान से, हमें ये कैसे पता? मैं ये मतलब डाउट था ऐसे। तो अगर मैं इस्लाम की जो डेफिनेशन है या इल्म कलाम की, जो आपने कहा कलाम कॉस्मोलॉजिकल, तो कलाम की, इल्म कलाम की जो डेफिनेशन है यूनिवर्स की, वो ये कि मासी वल्लाहि ताला अल आलमु, ये डेफिनेशन एग्जैक्टली बता रहा हूं, अल आलमु मासी वल्लाहि ताला मिनल मौजूदात। आलम किसे कहते हैं? अल्लाह के अलावा हर मौजूद चीज को आलम कहा जाता है, वो यूनिवर्स है। जी, तो यूनिवर्स में ही एप्लीकेबल है मतलब। और पूरे यूनिवर्स में ये हम लॉ इसमें एप्लीकेबल है, खुदा के ऊपर नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करते हम, आउटसाइड यूनिवर्स इनसाइड यूनिवर्स डिफरेंशिएट नहीं करते। डिफरेंशिएट नहीं करते। तो हम खुदा को मतलब कहाँ फिट करेंगे इसमें? खुदा यूनिवर्स में नहीं है, तो क्योंकि अगर वो आउटसाइड यूनिवर्स हो गया। यूनिवर्स, खुदा के ऊपर आउटसाइड और इनसाइड का भी इतलाक नहीं होता है। खुदा लाजमान यानी टाइमलेस और लामकान यानी स्पेसलेस है, और खुदा के अलावा हर चीज किसी ना किसी टाइम और स्पेस में है। हाँ, उसका टाइम हमारे टाइम से अलग हो सकता है, उसका स्पेस हमारे स्पेस से अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन खुदा ही वो जात है कि जो टाइमलेस भी है और स्पेसलेस भी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये रहा स्पेस और इसका जो बाहर है वहां खुदा है, क्योंकि बाहर है वो भी तो स्पेस ही है ना, तो खुदा तो टाइमलेस और स्पेसलेस है। जी, तो यूनिवर्स एज अ होल अगर हम ले लेते हैं तो वो टाइम और स्पेस के अंदर है, क्योंकि टाइम और स्पेस तो यूनिवर्स में है ना। ये हमारा टाइम और स्पेस कि जिसको हम जानते हैं वो इस यूनिवर्स में है, जिसको हम देख रहे हैं जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अलावा भी यूनिवर्स है, वहां का टाइम और स्पेस अलग होगा, वहां के लॉज ऑफ फिजिक्स अलग होंगे। तो वहां पे कॉजेशन वर्क करता है, हमें ये नहीं पता ना, ये तो आर्गुमेंट ऑफ इग्नोरेंस टाइप हो गया। नहीं, चूंकि जहां पर भी ये मुझे एक बात बताएं कि जिस चीज का आगाज हुआ हो, ये आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस नहीं है, जिस चीज का आगाज हुआ हो, क्या वो खुद से हो सकता है? कुछ चीजें कॉमन सेंसिकल होती हैं, कुछ चीजें लॉस के ताबे होती हैं। ये जो फर्स्ट प्राइमिस है ना, ये कॉमन सेंसिकल है, ये किसी लॉ के ताबे नहीं है। और कॉमन सेंस हर जगह का एक होता है, वो इस यूनिवर्स का हो, अगले यूनिवर्स का हो। मिसाल के तौर पर अकाउंटेबिलिटी एक कॉमन सेंसिकल कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह का है कि आखिरत में भी अकाउंटेबिलिटी होगी, आखिरत के दिन, और इस दुनिया में भी अकाउंटेबिलिटी है। जी सर, ये हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम बचपन से मतलब इस चीज के लिए यूज टू हो गए। अब बच्चा होता है तो उसे कॉजेशन के लिए काफी मतलब न्यू लगता है ये चीज। अगर ये तो बात है हमें तो ये फिर, कंफर्म अगर ये बात है तो फिर दुनिया में कॉमन सेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आप हर चीज को ये कह देंगे कि हम बचपन से यूज टू हैं। कॉमन सेंस को हम ऐसे कह सकते हैं एक तरीके से। कॉमन सेंस को मानते हैं जी, बेटर कॉमन सेंस कॉमन की सेंस। डेफिनेशन क्या अच्छा, कॉमन सेंस की डेफिनेशन क्या है? कॉमन सेंस वो है कि जिसको जस्टिफाई करने के लिए आपको दलील की जरूरत ना पड़े। आपको भूख लगती है, सारी दुनिया को भूख लगती है, अब ये नॉलेज कॉमन सेंस है कि नहीं? जी, इसकी ये हम दलील क्या इंफर कर है? रहे हैं वैसे। इसकी दलील ये क्या हम है? इंफर कर रहे हैं। हाँ, नहीं, सिर्फ मेरे को ये मालूम है कि मेरे को भूख लगती है। अब मैं दूसरे क्रिएचर्स को अपनी तरह समझ के इंफर कर रहा हूँ, नहीं, ये लॉजिक से इंसान की कि बात कर ये रहा हूं, मेरी तरह इंफर इंसान की बात कर रहा हूं कि तमाम इंसानों को भूख लगती है, ये नहीं लगती? जी सर, मेरे को अपनी नॉलेज है, बाकी लोगों को मैं आपको बिलीव जो करता हूँ, अपनी इंफर नॉलेज करता हूँ। है वैसे ही हमें, क्या इस नॉलेज को भी शेयर करने के लिए मैं अगर आपसे कहूं कि आपको भूख लग रही है, इसकी जरा दलील दे, कोई दलील है आपके पास? मैं आपको नहीं दे सकता दलील, नहीं इसकी दे बात सकते। ऐसे आपको ये कहना, अल्लामा आपको इकबाल ने भी लामहला करी। कहना पड़ेगा कि भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है कि मुझे भूख लग रही है, इसकी दलील नहीं होती। इसको बोलते हैं सेल्फ क्योंकि मैं एविडेंस, या इसको बोलते हैं क्या कहना चाहिए, फितरी फितरी इल्म। तो जी हर इंसान को यह पता है कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट नीड्स अ कॉज। ये कॉमन सेंसिकल नॉलेज है और एक सेल्फ एविडेंट है, इसके लिए आपको किसी दूसरी दलील की जरूरत नहीं है। और जो कॉमन सेंस होता है वो अक्रॉस द यूनिवर्स अप्लाई होता है। सर, मैं फिर आपको इसी पॉइंट पे लाऊंगा कि ये तो हमें यूज तो हो गए, हम हर चीज का कॉज देख रहे हैं बचपन से, इसलिए हमें लगता है कि हर चीज का कॉज है। अब एक नया बच्चा होता है, नवजात शिशु, उसे नहीं मालूम कि हर चीज का कॉज है, हम्म, तो वो शॉक्ड, मतलब जैसे कहीं से आवाज आई तो वो काफी शॉक्ड होकर उस तरफ देखता है। ओके, ये हम यूज हो गए कॉजेशन के लिए, हमें कंफर्म नहीं कि हम सर्टेन नहीं कि कॉजेशन हर जगह एप्लीकेबल है या ये कॉमन सेंस में आता है। कॉमन सेंस को हम इसी तरह से वो समझ रहे हैं ना। अगर ये बात है फिर दुनिया में कोई भी चीज सर्टन नहीं है। सोफिज्म टाइप हो जाएगा वो तो फिर तो आप सोफिस्ट हैं, सोफिस्ताइया। तो फिर दुनिया में तो कोई भी चीज सर्टन नहीं है ना, आप हर चीज के बारे में ये कह सकते हैं हम यूज टू हो गए, वरना तो ये तो हमें पता नहीं है।
दिस इज एग्जैक्टली जो सोफिस्ट थे, सोफिस्ताई जिनको हम इल्म कलाम में कहते हैं, वो भी तो ये कहते थे ना। लेकिन मैं खुदा के वजूद पे तो फिर भी कायल रहूंगा ना, यहाँ रेने डिकार्ट के आर्गुमेंट से। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि क्या सोफिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है कि हर चीज अनसर्टन है, कुछ नहीं पता भाई, ये सही है? उस अनसर्टेनिटी के साथ जीना चाहिए। उसमें फैलेसीज आ जाती हैं, उसमें फैलेसीज आ जाती हैं, बिल्कुल। तो हम उसको तो सही मानते नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर्टेनिटी को अचीव किया जा सकता है, क्योंकि और आप जिस चीज को भी सर्टेन कहेंगे उसके बारे में आप ये कहेंगे भाई ये तो हम तो इसके यूज टू हैं। तो ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना कि हम यूज टू हैं इसलिए वो चीज सर्टेन लग रही है, ये गलत है। अब आप आ जाए रेने डेकार्ट पे। जी क्या कह रहे थे रेने डेकार्ट को? नहीं, आप कहते हैं ना सोफिज्म का, कि मेरे को सोफिस्ट बता रहे थे कि कुछ भी चीज सर्टेन नहीं, तो मैं बता रहा था, मैं उसका जवाब ऐसे दूंगा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम से हम गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर देंगे ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट का इस्तेमाल करके। चले, अगर ये बात है बहुत अच्छी बात है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, इससे आपने अपने आप को साबित किया या खुदा को साबित किया? जो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो मेरे ऊपर ट्रेडमार्क है मेरे माइंड पे, क्योंकि मैं परफेक्शन को इमेजिन कर सकता हूँ। चले, इसी आर्गुमेंट को मुझे साबित करके बताएं कैसे। एक आदमी कहता है मैं तो नहीं मानता जी, कैसे साबित करेंगे? किसको? मतलब खुदा को नहीं मानता? हाँ, वो ये कहता है कि नहीं तो ये क्या जरूरी है कि मैं जो सोच रहा हूं इसलिए सोच रहा हूं कि खुदा ने मुझे सोचने की ताकत दी है। एक आदमी कहता है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट हियर। जी, तो उसको अगर परफेक्ट बीइंग का एक आइडिया है, तो परफेक्ट बीइंग में इनहेरेंट है कि एग्जिस्ट करना उसकी सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट क्वालिटी है। परफेक्शन में एग्जिस्ट करना ग्रेटेस्ट क्वालिटी है, इसलिए वो एग्जिस्ट करेगा, कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करता है। उसका माइंड में एग्जिस्ट करने से बेहतर बिल्कुल, रियलिटी और माइंड दोनों में एग्जिस्ट करना। ये ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है, इसीलिए मैं ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को एक मजबूत आर्गुमेंट मानता हूं। ठीक है, लेकिन ये आई थिंक देयरफॉर आई एम से साबित नहीं होता। उसकी वजह यह कि रेने डेकार्ट कौन सा पक्का मुवाहिद था? नहीं, वो आई थिंक देयरफॉर आई एम जो है वो उसका बेसिस बनेगा ना, कि जो परफेक्ट बीइंग का आइडिया है वो कंफर्म है। आई डोंट थिंक सो कि आई थिंक देयरफॉर आई एम जो है वो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट का बेस है। ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट की जो बुनियाद है वो ये है कि हम तमाम के तमाम इंसान सुप्रीम बीइंग के बारे में सोच सकते हैं या परफेक्ट बीइंग के बारे में सोच सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, ये बेस है। अब कोई इस पे ऐतराज कर सकता है इस पे कि जो हम सोच रहे हैं वो कंफर्म कैसे? तो उस ऐतराज का जवाब है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो ऐसे बेसिस है ये ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट का। मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन माय अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट। जी, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कोई बात। जी हाँ, ठीक है भाई। मैं कॉजेशन की बात कर रहा था वैसे कि यूनिवर्स एज अ होल तो स्पेस टाइम से बाहर है ना। कौन सा? यानी इस इल्म कलाम का यूनिवर्स या फिजिक्स का यूनिवर्स? इल्म कलाम का यूनिवर्स लेते हैं। इल्म कलाम का यूनिवर्स खुदा के अलावा हर चीज है जी, जो, और खुदा के अलावा हर चीज का आगाज हुआ है। और कॉमन सेंसिकल बात यह है कि जिस चीज का आगाज हो उसका कोई ना कोई सबब है। फिर वो रिपीट हो जाएगी, लूप हो रही है सर्कुलर रीजनिंग टाइप। हमने कहा ना कि वो कॉमन सेंस की बुनियाद पर है, वो कॉमन सेंस की बुनियाद, वो लॉ की बुनियाद पर नहीं है। आप उसको लॉ ऑफ कॉजेलिटी जरूर बोलें, उसके अलावा क्या बोलेंगे, लेकिन ये असल है कॉमन सेंसिकल। सर ये कॉमन सेंस कहाँ से आई है? हमारी कॉन्शियसनेस एम्प्टी रहती है जब तक हम कुछ चीज ऑब्जर्व नहीं कर लेते। तो फिर आप वहां फिर इसको कहेंगे लूप, या फिर आप कहें कि मैं सोफिस्ट हूं। आप वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अपनी दुनिया में हर चीज के बारे में आप ये कहेंगे कि कॉमन सेंस डजंट एग्जिस्ट, देयरफॉर ये आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। मैं सिर्फ खुदा के वजूद को और अपने वजूद को कायल हूँ, मतलब कि मैं सोच सकता हूँ। तो भैया फिर आप वाकई आप हाइपर स्केप्टिक या पार्शियल सोफिस्ट हैं कि आप अपने वजूद और खुदा के वजूद के कायल। मेरे वजूद के कायल हैं कि नहीं? मेरे से बात कर रहे हैं इस वक्त या नहीं? अगर कैजुअली बात हो रही है तो जी मैं हूँ, लेकिन वैसे मैं इनको वसवसों को मतलब आने नहीं देता दिमाग में ज्यादा। नहीं, मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ कि नहीं, या मैं भी गायब? अभी ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीजें मेरे माइंड में चल रही हो, आप देख रहे हो। अगर मैं इस देखूं, सुई जो है पेन की फीलिंग उससे आएगी ना कि अब मैं उस पर एतराज कर दूं कि क्या मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ये भी तो एतराज हो सकता है। तो भाई फिर आप फुल स्केप्टिक है, ये फिर पार्शियल स्केप्टिक भी नहीं है, फिर आप फुल स्केप्टिक हैं। तो उसका जो इलाज है ना, जो सीधा साधा इलाज है, वो सिंपली ये है कि आप इन वसवसों से दूर रहकर
आप एक आध चिल्ला लगा लें जमात के साथ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। नहीं, मैं इन वसवसों को अपने माइंड में आने नहीं देता। जैसे ही मैं एथिस्ट से बात करता हूँ तो आई लेट देयर आर्गुमेंट्स, या उनसे बात करते हैं मेरे दिमाग में कुछ आर्गुमेंट आती है तो मैं उसको एंटरटेन करने लगता हूँ, तो इससे क्या हो सकता है। वैसे ही मेरे को बॉदर नहीं करते। आपको किसी से बात नहीं करनी चाहिए। आपका इलाज ये है कि आपको ना एथिस्ट से बात करनी चाहिए, ना स्केप्टिक से, ना एग्नोस्टिक से, ना मुझसे, क्योंकि मुझसे भी तो आप इसी मौजूद पर बात कर रहे हैं ना। तो देखें, अभी शुरू हुए थे कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट पे एतराज करके और पहुंचे सोफिस्ट पे। जी नहीं, तो फैमिली मेंबर हो तो वो होता है। करनी नहीं है, करनी ही नहीं है अगर ईमान बचाना है तो। नहीं सर, मैं ईमान तो इसको मतलब बात को आने नहीं देता। मैं उसको मतलब ढूंढता रहता हूँ, ये तब तक सोचते पहरेदारी कि करेंगे ना तालिब आप। इत्तकू मवाज़िअतुहुम, ये एक हदीस है। आपको ऐसी जगहों से बचना है कि जहां तोहमत लग सके, यानी जहां आपको नुकसान हो सके। तो वो तमाम जगह, चाहे वो एथिस्ट हो, मेरी स्ट्रीम हो ना, वहां से भी आपको नुकसान हो सकता है भाई, वो भी ना देखें। लेकिन फिर भी ये वैसे बाय द वे अल्लामा इकबाल ने बात करी है अपनी बुक में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, जी। कि हम दूसरे का मतलब कुछ मालूम नहीं, हमें दूसरे के बारे में हम इंफर करते हैं लॉजिक से। बस यही है। फिर ये आर्गुमेंट कहीं जाने दी, खत्म करते हैं। चलें, सही है, शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा क्वेश्चन कर लूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो इससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा। हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।